गजा पर कब्जे की तैयारी में जुटा है इस्राइल। जी हां, 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप को पूरी तरह अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं पीएम नेतन्याहू। टाइम्स ऑफ इस्राइल के मुताबिक नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग में अपने अफसरों से गजा पर कब्जे की तैयारी करने के लिए कहा। नेतन्याहू का कहना था कि अब हमास से समझौता नहीं हो सकता है। हमने गजा को हमास से आजाद कराने की कसम खा रखी है। ऐसे में अब 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप पर कब्जे की प्लानिंग हो। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अब खबर आ रही है कि इससे पहले कि पीएम नेतन्याहू कुछ एक्शन ले पाते, उनके इस हुक्म का विरोध शुरू हो गया, वो भी इस्राइल के अंदर उनके अपने अफसरों के जरिए। पहला एतराज तो आईडीएफ यानी इस्राइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर ने किया है। उनका कहना है कि गजा पर कब्जे का प्लान ठीक नहीं है। उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत या विरोध किया है। आईडीएफ चीफ का कहना है कि अगर गजा पर इस्राइल कब्जा करता है तो पूरी दुनिया में इस्राइल की किरकिरी हो जाएगी। इस्राइली मीडिया बता रहा है कि आईडीएफ चीफ ने पीएम नेतन्याहू को बताया है कि इस्राइल के फौजी अब जंग लड़ कर थक गए हैं, इसलिए अब और नहीं। उन्होंने दावा किया कि हमास भी अब कमजोर हो गया है, ऐसे में उससे कोई खतरा नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राइल का मीडिया ये भी कह रहा है कि आईडीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि गजा में हुए नुकसान की जिम्मेदारी पीएम नेतन्याहू को लेना चाहिए। अगर पीएम नेतन्याहू इस बात का ऐलान करते हैं तो फिर आईडीएफ गजा को कब्जाने के लिए काम शुरू करेगी, यानी कब्जे के दौरान और उससे पहले हो चुकी तबाही की जिम्मेवारी नेतन्याहू को लेना होगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि पीएम नेतन्याहू ये कभी नहीं चाहेंगे कि गजा में मौतों, भुखमरी और मौजूदा हालात के लिए उन्हें दुनिया के सामने जिम्मेदार बनाया जाए। वैसे भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन्हें युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है, इसलिए वो घरेलू सतह पर भी गजा की तबाही की जिम्मेदारी शायद ही लें। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने खुद पर चल रहे भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ दलील पेश करने वाले अटॉर्नी जनरल को संसद से हटाने का प्रस्ताव पास कराया था, जिस पर अब इस्राइल में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये निजी तौर पर पीएम नेतन्याहू को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि गजा पर कब्जा करने चले नेतन्याहू खुद ही फंस कर रह गए हैं और इस्राइल की फोर्स भी उनके हुक्म पर गजा में और तबाही बरपाने से बचती नजर आ रही है। इस बीच गजा से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां इस्राइल की नाकेबंदी के बीच कुछ ट्रकों को इजाजत मिलने पर जैसे ही वो गजा में दाखिल हुए, भूख से बेहाल भीड़ इन ट्रकों पर टूट पड़ी। गजा का मंजर इस वक्त ये है कि आटे की बोरी के लिए लोग चलते ट्रक पर लटक कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके हाथ एक बोरी लग जाए जिससे उनके भूखे बच्चों का कुछ तो पेट भरे, वरना फिर कब इस्राइल की सख्ती शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। अगर इस्राइल वाकई गजा पर पूरी तरह कब्जे का प्लान बना रहा है तो ये अरब देशों के लिए खुली चुनौती भी है कि क्या वो इसे रोक पाएंगे, या फिर गजा की जमीन की कोई डील हो चुकी है जिसके बारे में इस्राइल और अरब मुल्क अच्छी तरह जानते हैं। ये भी इल्जाम सोशल मीडिया के जरिए लग रहे हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहली बार अरब जगत की तरफ से एक अलग सुर मिला, जहां सऊदी अरब और फ्रांस जैसे देश हमास से हथियार डालने और गजा में सत्ता छोड़ने की मांग करने लगे। लेकिन इस ऐतिहासिक दबाव के बीच हमास का जवाब उतना ही साफ और अडिग रहा। जब तक यरूशलेम राजधानी वाला स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनता, तब तक संघर्ष रुकेगा नहीं। हमास ने यह भी साफ कर दिया कि उनका आंदोलन कोई सत्ता की भूख नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम है जो 75 सालों से चल रहे अन्याय के विरुद्ध खड़ा है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भर प्रतिरोध और इस प्रतिरोध की ऋण हथियारों की सप्लाई। जबकि इसराइल ने गजा को चारों तरफ से घेर रखा है, हमास न केवल संघर्ष जारी रखे हुए बल्कि जवाबी कार्रवाई की क्षमता बरकरार रखता है। इसके पीछे खड़ा है ईरान, वह देश जो फिलिस्तीन की आजादी को सिर्फ नारा नहीं अपनी जिम्मेदारी समझता है।
बाकी के मुस्लिम देशों से बिल्कुल ईतर। ईरान ने हमास को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीकी ट्रेनिंग, मिसाइल निर्माण में सहयोग और रणनीतिक मार्गदर्शन भी दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान को पता है कि उसके खिलाफ इसराइल और अमेरिका खड़े हैं, लेकिन फिर भी वह हमास को अपना समर्थन किसी न किसी तरीके से जारी रखता है ताकि वह गाजा की लड़ाई को लड़ सके। गाजा में इसराइल को मिले AZ-111, A2 मोर्टार फ्यूज और M112 डिस्ट्रक्शन चार्जेस यही बताते हैं कि ईरानी मदद सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक है। ईरान की यह भूमिका केवल सैन्य नहीं, यह एक विचारधारा भी है जिसमें दमन के विरुद्ध संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिया जा रहा है। जब पूरी दुनिया खामोश हो या पाखंडी, तब तेहरान से आती यह मदद हमास को बता देती है कि वह अकेला नहीं। यह सहयोग सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि आत्मबल भी है। ईरानी समर्थक बताते हैं गजा में हमास केवल आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं, इसराइल द्वारा छोड़े गए न फटे बमों और गोला बारूद को हमास स्थानीय वर्कशॉप्स में रिसाइकल कर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों में बदल देता है। यह कोई आतंक नहीं बल्कि संसाधनों की जिद्दी लड़ाई है। जब कोई रास्ता न बचे तो मलबे से भी प्रतिरोध गढ़ा जाता है। यह हथियार गजा की संकरी गलियों और भूमिगत सुरंगों से गुजरकर इसराइल के कब्जे को सीधी चुनौती देते हैं। लीबिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्ध से थके देशों से भी हमास को हथियार मिलते हैं। चीनी, रूसी और उत्तरी कोरियाई तकनीक से बने ये हथियार अब फिलिस्तीन के बच्चों की जान बचाने का माध्यम भी बने हैं। ये हथियार मिस्र होते हुए सुरंगों के जाल से गजा पहुंचते हैं। कभी 2500 से ज्यादा सुरंगों वाले इस नेटवर्क को मिस्र ने कई बार तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन जमीन के नीचे इस जंग में हमास अब भी मजबूती से खड़ा है। समुद्र के रास्ते से भी तस्करी होती है। भूमध्य सागर के किनारों से आने वाली छोटी नाव, मछुआरों और स्थानीय नेटवर्क के जरिए हथियार अब भी गजा में पहुंच रहे हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हमास ने अब खुद भी हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली। रॉकेट, ड्रोन, IED और छोटी मिसाइलें, सब कुछ गजा के भीतर बनता है और यही बताता है कि ये संघर्ष केवल बाहरी मदद से नहीं बल्कि अंदर उपजा हुआ है। दुनिया भले ही हमास को आतंकवादी संगठन के फ्रेम में देखना चाहती हो, लेकिन गजा की सच्चाई अलग है। जब इसराइल टैंकों और जेट्स से बम बरसता है तब कोई तो है जवाब देने की जो ताकत रखता है। हमास सिर्फ हथियार नहीं चला रहा, वह अपने लोगों के लिए एक आवाज बन चुका है और ईरान उस आवाज को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी दे रहा, भले ही राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। ये शब्द ईरानी समर्थकों के हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही।